नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया सब बच्चों, जैसे बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है दैट इज़ अबाउट कि PYQs अब हमें प्लीज़ दीजिए। तो ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक ग्रुप में पूछे ही गए हैं, PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने मर्ज किया है। ओके, तो बेसिकली अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये मैंने क्वेश्चंस तकरीबन 2020, 21, 22 ये 3 साल के आसपास के मैंने पेपर्स एंड 19 ओके 4 साल के मैंने पेपर से भी उठाए और उनमें से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिस टाइप से पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी हो गए और PYQs के हिसाब से ये हो भी गया, प्लस 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने और डाल दिए, मर्ज कर लिए, जिसके अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो आने चाहिए। ठीक है, तो अभी ये पार्ट 1 है क्योंकि स्टिल थोड़ा सा और मुझे कंटेंट तैयार करना है, तो ये पार्ट 1 है, आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर कल मैं पार्ट 2 में बाकी सारे क्वेश्चंस को कवर अप कर लूँगी। एंड दूसरा, मुझे मैप का रिक्वेस्ट बहुत आ रहा है, तो कल आपको पूरा का पूरा मैप जो है वो अच्छी तरीके से, ठीक है, हर एक बाइफर्केशन के साथ मैं आपको समझा दूंगी ताकि आप मैप इजीली कवर अप कर पाएँ। तो आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बट ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशल स्टडीज एंड PYQs, जिसमें पहला क्वेश्चन है दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ एशियन कल्चर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया जो है वो एशियन कल्चर लैंड है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं इसके अंदर, मैंने इसमें 2, 3, 4 तीनों मार्कर्स कवर किए हैं, तो स्पेसिफाई मैं मार्क वाइज नहीं बता रही हूँ इसके अंदर। तो इसके लिए जो जो क्वेश्चन जिस मैंने कहा, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने 2nd, 3rd, 4 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क वाले क्वेश्चन मैंने कवर अप कर लिए हैं। ओके, चलिए, तो इंडिया जो है वो एशियन कल्चर का लैंड माना जाता है। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारा जो द कल्चर ऑफ इंडिया रिफर्स कलेक्टिवली टू द 1000 ऑफ डिस्टिंक्ट एंड यूनिक कल्चर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज प्रेजेंट इन इंडिया। आपको पता है हमारा हिंदुस्तान जो है वो डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, न जाने कितने रिलीजियस है, कास्ट है, तो उनका कल्चर जो है वो भी अलग अलग है, अनोखा कल्चर है, सबका अलग अलग रहता है। इंडिया के अंदर आपको न जाने कितनी लैंग्वेजेस मिलेंगी, ठीक है, अगर आप बात करते हैं तमिल, तो तमिल में भी न जाने कितनी इंटरनल लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक, गुजराती में भी आप देखोगे, अब जैसे मैंने सुना हुआ है, ठीक है, गुजराती में एक कहावत होती है, जो बच्चा गुजराती होगा उसको शायद पता होगा, मुझे इतना वो स्टेप नहीं पता, बट ऐसा कहते हैं कि हर 10 घर या हर 12 घर छोड़ के आपको एक नया स्टेट में लैंग्वेज आपको सुनने को मिलेगा। ओके, गुजराती इज अ गुजराती, फाइन, ठीक है, बट ऐसे कुछ कहते हैं कि हर 10 घर छोड़ के आपको जो 11वां घर मिलेगा उसमें आपको एक अलग गुजराती सुनने को मिलेगी। ठीक है, दैट मीन्स कि गुजराती इज अ लैंग्वेज, और उसके अंदर भी बहुत सारे इंटरनल लैंग्वेजेस है जो उनके गाँव के हिसाब से जो कल्चर वाइज होगा, सेम सब में होता है। ठीक है, हम गुजरात में रहते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल गुजराती का दिया। तो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, रिलीजियस हम सबका अलग होता है, डांस ठीक है, डांस है हमारे यहाँ पे, म्यूजिक, आर्किटेक्ट, फूड, कस्टम्स, ठीक है, ये पूरे कंट्री में आप जाओ तो आपको हर जगह पे एक नया नया कस्टम मिलेगा, नया नया फूड मिलेगा। ठीक है, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, पंजाबी, नॉर्थ, ओके, गुजराती, सिंधी, बहुत सारे मिलते हैं, है ना, पता ही है ना हम लोगों को। तो इतने सारे क्विज़िन्स हैं। प्लस इंडियन कल्चर ऑफन लेबल्ड एज ए एमैलगमेशन ऑफ द सेवरल कल्चर्स। ये कहा जाता है कि इंडिया का कोई एक कल्चर नहीं है, ये एमैलगमेशन इसका मतलब कि मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है बहुत सारे कल्चर्स का अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कई बार तो दूसरे देशों का भी हम अभी वी आर लिविंग इन द इंडियन सोसाइटी जहाँ पे हम वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो करते हैं, है ना। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे क्रिश्चियन है तो वो एक्चुअली इंडिया का कल्चर नहीं है, क्रिश्चियन इज नॉट इंडियन कल्चर। तो पोर्टुगीज वगैरह आए थे तो अपना कल्चर यहाँ पे लेके आए थे, तो इसके लिए बाहर का कल्चर भी हम लोगों ने अपनाया हुआ है। दैट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री दैट इज सेवरल मिलेनिया ओल्ड, बहुत टाइम पुराना है। Many elements of India's diverse culture such as Indian religion, philosophy, cuisine, language, dance, music, movies, ठीक है, ये आपको पूरे दुनिया भर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यंस वर नेचर लवर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे है ये? देखिए, अब आपको पता है कि आर्यन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ट्राइब में से था। बेसिकली अगर हम ये देखें तो आर्यंस वर स्प्रेड was known with the several names such as भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्षा। अब ऐसे कुछ नाम जो है वो आर्यन या आर्यवत के दौरान ही हम लोगों को सुनने में आए थे, owing to the name of the king। ठीक है, अभी इनका राजा था तो उन्हीं के ही नाम पे, ठीक है, उनका राजा का नाम था आर्य भरत या फिर भरत ट्राइब।
ठीक है। अब आपको पता होगा हमारे एक्चुअली हमारा हिंदुस्तान भी नाम नहीं है, ओके। हमारे देश का नाम एक्चुअली भारत है ना, भारत हम कहते हैं ना, ठीक है। तो भारत जो हमारे देश का नाम हुआ है वो आर्य भारत है, भारत टाइप की कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले कम्युनिटी आई थी और ये बहुत लंबे समय तक कम्युनिटी रही थी। और बेसिकली कहा जाता है कि जितने भी हम लोग हैं, ठीक है, वो सब इन्हीं के ही लाइक कुल से पैदा हुए हैं, कहते हैं, ऐसे कुछ हिस्ट्री है पुरानी वाली। अच्छा, और आयरन्स जो नेचर लवर्स भी है, आपको पता है कि आज आप और हम भी करते हैं ना, ठीक है। पीपल का जो पेड़ होता है उस पर पूजा करते हैं हम लोग, ठीक है, तुलसी की पूजा करते हैं। तो ये क्या है, ये नेचर लवर ही तो हुआ, ठीक है। तो ट्रीज को वर्शिप करना, रिवर्स गंगा यमुना इनको माता कहते हैं। तो आप सोचो ये सब चीज़ें कहाँ से, तो ये सब चीज़ें आर्यन से हम लोगों को मिली है। माउंटेन्स की पूजा करना, हिमालय को हम लाइक शिव जी का घर मानते हैं, ठीक है। सन, विंड, रेन, इन सबको हम करते हैं, ओके। देयर आर कंपोज ऑफ हाइमन्स फॉर प्रेइंग टू वेरियस, ऐसे बहुत सारे बेसिकली गाने भी बनाए गए हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे प्रेयर्स भी हैं जो हम इनके लिए वर्शिप के दौरान हम लोग यूज़ करते हैं। ड्यू टू आर्यंस इंडिया लर्न द प्रैक्टिसेस ऑफ परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक रिचुअल्स लाइक वेदास ना, यज्ञ करना, वेदास पढ़ना, ये सब जो है वो आर्यन से ही हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। दैट्स वाई आर्यन वर द नेचर लवर्स, ठीक है। क्लियर बच्चों, आर्यन में समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज एन इमोशनल ओरिएंटेड ड्रामा, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटर्स ये कहते हैं कि जो भवाई है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा है, ओके। अब भवाई जो है वो एक फोक ड्रामा है जो वेस्टर्न इंडिया में, मतलब कि जब इंडिया धीरे धीरे वेस्टर्न होता गया, मतलब डेवलप होता गया, तब इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता था। स्पेशली ये गुजरात का एक पॉपुलर फोक ड्रामा है, ठीक है। दिस आर्ट वॉज स्टार्टेड 700 ईयर्स अगो बाय द असेत ठक्कर जी ने ये स्टार्ट किया था। ये जो है वो सोलंकी एरा में स्टार्ट हुआ था, लाइक यू नो लाइक चोला डायनेस्टी, ओके। तो उससे सोलंकी डायनेस्टी में ये स्टार्ट हुआ था। इट वॉज मेनली परफॉर्म विदाउट यूजिंग कर्टन्स। अब जनरली का जनरली आपको ड्रामा पता है कि स्टेज होता है, पर्दा आता है, पर्दा हट जाता है, तो लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट ये ऐसा है जहाँ पे आपको कोई कर्टन नजर नहीं आएगा, ओके। आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमर नजर आएगा इसके अंदर। और ये जो भवाई है बेसिकली वो म्यूजिक के थ्रू किया जाता है, मतलब जो भी बातें हैं वो म्यूजिक में की जाती है। अगर आप लोगों ने एक थोड़ी पुरानी मूवी का नाम दूं, ठीक है, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो सलमान खान की, हम दिल दे चुके सनम, ओके, उसके अंदर ऐश्वर्या और सलमान खान के बीच में ट्यूनिंग होती है, वो भवाई की ट्यूनिंग होती है, ठीक है। ता थैया 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 थई समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वो जो है ये भवाई का है, मतलब कि वो हर एक चीज़ जो है वो सॉन्ग ना म्यूजिक के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ओके। ना कैरेक्टर्स डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ, अब इनके अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपना रंग रूप चेंज करके आ जाते हैं, कोई रामदेव, झंड, जुलान, कजोरा, ठीक है, ऐसे कुछ बन जाते हैं। ये कुछ फीचर्स है भवाई के। भवाई इज अफोर्डेबल मीन्स ऑफ एजुकेटिंग, ओके। भवाई के थ्रू बहुत सारे ड्रामास किए गए जिसे हम नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया गया और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई ना कोई मैसेज, सोशल मैसेज जो है वो दिया गया। जनरली इनका मेन काम सोशल मैसेजेस देना ही होता है। द कैरेक्टर्स लाइक रंगला रंगली, ओके, आर यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स, ठीक है। इसमें एक उनका ड्रामा का नाम है, ओके, रंगला रंगली, और उस पर उन्होंने गर्ल्स के बारे में पूरा प्रेजेंटेशन दिया था, उनकी एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड, और इस तरीके से कई बार तो गॉडेस वगैरह जैसे ना हम लोग कहते हैं ना रामलीला वगैरह, ठीक है, ऐसे कुछ भगवानों के ऊपर भी ये ड्रामा करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द भवाई। तो बेसिकली भवाई इमोशन इसी के लिए क्योंकि वो कोई ना कोई या तो एस्थेटिक मतलब कि भगवान की चीज़ों को लेके आते हैं या तो कोई सोशल मैसेज देते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इन गुजरात ड्यूरिंग सोलंकी एरा द पटोलास ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस। वाई? देखो, सोलंकी एरा जो है उसको हम गुजरात का गोल्डन एरा मानते हैं। इस दौरान जो राजा थे सिद्धराज जयसिंह, ओके, उन्होंने बहुत सारे जो वीवर्स होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आए थे, उन्होंने पटना में उनको जगह दी और उन्होंने यहाँ पे पटोला साड़ी ना बनाना शुरू किया। ये पटोला साड़ी जो है वो डबल निट होती है। डबल मतलब कि आप दोनों तरफ पहन सकते हो, ठीक है, आपको दोनों तरफ उसका डिजाइन मिलेगा, दोनों डिजाइन अलग होते हैं और दोनों साइड का कलर भी अलग होता है, ओके। तो बेसिकली आप रिवर्स ऑर्डर में उसको पहन सकते हैं। The unique characteristic of this saree is that exactly same design on both the sides, hence one can wear it from either side, ठीक है, किसी से भी आप पहन सकते हैं।
पटोला साड़ी जो है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है, उनका कलर जो है वो लंबे समय तक टिका हुआ होता है, जाता भी नहीं है। और इन कैरेक्टर्स की वजह से ठीक है पटोला साड़ी जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, स्टेट एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीन इन इंडियन इकोनॉमी एंड गिव एग्जाम्पल। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। अब देखो बेटा, ये एक क्वेश्चन मेरे को 4 मार्क में आया था, मैंने क्वेश्चन देखा था, तो इस तरह का पूरा क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन को वो इंडिविजुअली 2 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क में आपको बोलेंगे गिव एनी 3 अनएम्प्लॉयड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब एनी 3 टाइप। ओके, 4 मार्क में सारे टाइप। तो इसके लिए मतलब कि ये क्वेश्चन जो आपको 2, 3, 4 तीनों मार्क्स में दिखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन द लेंथ। ठीक है, कैसे पूछते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, वो वर्कर ठीक है जिसको सिर्फ कुछ सीजन में ही है ना काम होता है। जैसे अभी होली थी, ठीक है, तो होली में आपने देखा होगा बहुत सारे आपको सड़क पे ना ऐसे लारियां मिली होगी जहाँ पे लोग पिचकारी ये सब बेच रहे हैं। आपको उसके पहले उन लोगों की शक्ल भी नहीं पता होगी। ठीक है, पर सडनली ये सब आ जाते हैं दिवाली के दौरान, मतलब जो फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, उत्तरायण। तो ऐसे सीजन वाइज जो लोग आते हैं, काम करते हैं और फिर सीजन चला जाता है तो बंद करके चले जाते हैं, तो दैट आर कंसिडर एज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अभी लगता है कि भाई बारिश आएगी, ठीक है, बारिश का टाइम, तो बारिश के टाइम पे जो किसान होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं काम ढूंढने चले जाएंगे कि हम किसान हैं, वो काम दे दो। तो उस दौरान वो, क्योंकि पता है बारिश में खेती बाड़ी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी और लोगों की जरूरत भी होती है खेती बाड़ी की, और सब एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोगों को ज़रूरत होती है। तो उस दौरान वो लोग जाएंगे। फिर जब वो सीज़न ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे अभी जैसे मई का सीज़न, अब इसमें इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो तब ये लोग कोई और काम ढूंढेंगे। तो दैट आर कंसिडर एज अ सीजनल अनएम्प्लॉयड। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Okay, when in production process, because of change in demand or production due to change in taste or preference or arrival of new technology, new goods enter in the market and unemployment arise, such unemployment is called the frictional unemployment. मैम इसका मतलब देखो, मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में बताऊं तो इनके बोलने का ये मतलब है कि जब लोगों की डिमांड बदल जाती है, जब लोगों का टेस्ट बदल जाता है, ठीक है, तो उस दौरान वो लोग जो उस टेस्ट के साथ कॉप अप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो उनको ज़बरदस्ती अपना काम बंद करना पड़ता है, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू कॉप अप। तो उनको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक एग्जांपल तो इसका अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। देखो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये कोविड हुआ था, ठीक है, कोविड में आपको पता होगा बहुत सारी टीचर्स को जॉब जो है वो लीव करनी पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि कोविड में सीधा आ गया वर्चुअल एजुकेशन। अब जो 50, 55, 60 ईयर की जो महिला होंगी, ठीक है, जो टीचर आपकी रही होंगी, ओके, अब वो इतने साल वो चौक और बोर्ड के सहारे जब वो एजुकेशन दे रही थी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना। ओके, मोबाइल के सामने बैठना, पीपीटीज बनाना, ये उनके लिए मुश्किल हो गया। ओके, तो अब वो जब कर नहीं पा रही थी, या तो उनको जॉब लीव करनी पड़ जा रही थी, या तो उनको फायर किया जा रहा था स्कूल से। तो दैट इज कंसिडर एज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ ना बेटा? बात समझ आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट लाइक इंडियन सोसाइटी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स। ओके, सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स कस्टम, इलिटरेसी, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज रिजल्ट इन द वीक सोशल स्ट्रक्चर, दैट वर्कफोर्स इज अनेबल टू फुलफिल द स्किल सेट। ठीक है, अब बेसिकली यह है कि लोग जो है वो काम की तलाश तो कर रहे हैं, बट क्योंकि वो कुछ समझो कोई पिछड़ी जाति से आए होंगे, ठीक है, कई ऐसी जगह से आए होंगे जहाँ पे इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा वो इंसान, क्या पता उसके कस्टम्स वगैरह ऐसे होंगे। ओके, तो ऐसे कुछ होते हैं, तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा बैकवर्डनेस हो और उनके पास कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो, कुछ कस्टम उनको नहीं पता हो, अर्बनाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं हो, तो वो लोग कैसे कहलाएंगे? दे कंसिडर एज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है। बात समझ आ रही है? जैसे कि अगर आपको एक जगह पे जॉब लेने जाना है तो आपको डिग्री चाहिए, समझो कि आपको बीकॉम की डिग्री चाहिए, वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक बंदा जिसके पास मे भी नॉलेज हो, ठीक है, ऐसा नहीं बोल नॉलेज नहीं, नॉलेज हो, बट वो गांव से हो, उसका वो डिग्री नहीं हो, तो उसको तो एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। तो ये स्ट्रक्चर की वजह से वो बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। ही इज विलिंग टू डू वर्क, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ही इज अनेबल टू गेट द जॉब। तो दैट्स व्हाई दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ बच्चा? नेक्स्ट,
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा काम हो जाता है कि हम लोग काम से ज़्यादा वर्कर्स को रख देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं एक सिंपल बात बोलूँ कि एक खेत है, ठीक है, खेत में किसान काम कर रहा है, किसान जा रहा है, उसकी बीवी जा रही है, उसके दोनों लड़के जा रहे हैं, ओके, और छोटा सा खेत है और उसी के अंदर टिलिंग प्लोइंग सब कर रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं। हो सकता था कि वहाँ पे 2 जने इनफ है, ठीक है, बट वहाँ पे घर की फैमिली के चारों बंदे जो है वो वहीं पे लगे हुए हैं। अगर उनमें से 2 जने कहीं और जाए काम करें और 2 जने खेत में काम करें तो पैसा भी ज़्यादा आएगा, काम भी आराम से हो जाएगा और सब अपने पोटेंशियल के काम कर पाएंगे। बात समझ में? तो दैट इज कंसिडर एज ए डिसगाइज। तो वो लोगों को कहेंगे भाई हम तो चारों के चारों लोग काम करते हैं बट क्या करें, ओके, अब इतना हमें रेवेन्यू मतलब इतना पैसा मिलता ही नहीं है। बट जब तुमको पता है कि ये काम 2 जनों में हो जाने वालों में से है तो फिर तुम लोग क्यों खामखा 4 जने काम कर रहे हो। सिमिलरली अगर एक कंपनी है उसको पता है कि मेरे 3 एम्प्लॉयज़ में मेरा काम सिमट जाएगा और अब अगर उसने 7 एम्प्लॉयज़ रख दिए, 1 महीना तो बंदा चलाएगा, फिर बोलेगा यार ये तो खामखा मैं सैलरी दे रहा हूँ उनको, कुछ काम तो इतना है नहीं, तो फिर वो 4 को निकाल देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, अब 7 में से समझो 7 थे, उसमें जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ 3 उनको रख देगा, बाकी 4 को निकाल देगा। तो दैट आर कंसिडर्ड डिसगाइज। वो तुम्हें भी पता था, लाइक जो वर्कर काम करते उनको भी पता था कि ये काम जल्दी बंद हो जाएगा, ओके, क्योंकि इतना काम है ही नहीं जितना उस बंदे ने वर्कर्स रखे हुए हैं, तो सैलरी दे दे, कितना सैलरी देगा। तो दैट इज कंसिडर्ड एज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। दैट मीन्स एक्स्ट्रा पीपल दो एम्प्लॉयड इन दैट एक्टिविटी आर क्रिएटिंग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Next, industrial unemployment. Industrial unemployment when a person remains unemployed for a certain period due to changes in the industrial sector. ठीक है, अब उसने अपना सेक्टर ही चेंज कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ठीक है, गांव से वो शहरी इलाके में आए, और दे आर सेमी लिटरेट, मतलब कि पढ़ना लिखना आता है बट इतना ज़्यादा वो क्वालिफाइड नहीं है, ओके, और ना ही कोई उनके पास स्पेशल ट्रेनिंग और कोई स्किल्स है उसके पास। तो सच पीपल फेस अनएम्प्लॉयमेंट टिल दे एक्वायर नेसेसरी स्किल। अब जब तक उस बंदे को वो स्किल नहीं आती तब तक वो जॉब नहीं कर पाएगा, है ना, काम नहीं मिलेगा उसको। जैसे अभी मैंने कहा कि कहीं भी अगर काम कंप्यूटर वाले का, कंप्यूटर ऑपरेटर का है, उसके पास, और उन्होंने बोला कि हम लोगों को बीए की डिग्री चाहिए प्लस सब बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, डिग्री नहीं मान रहे, बट उसको बेसिक नॉलेज भी नहीं हो तो बीए की डिग्री किसी काम की नहीं है, उसको जॉब ही नहीं मिलेगी। रिलेट कर पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो दैट इज कंसिडर एज ए इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। खैर ये अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इतना लंबा होता नहीं है। फिर आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एक बंदा अच्छा खासा पढ़ा लिखा बैठा हुआ है, ठीक है, बट फिर भी उसके लिए कोई काम नहीं है, दैट आर कंसिडर्ड एज द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब रीजंस ये हो सकते हैं कि लाइक या तो उसके पास बुकिश नॉलेज हो, सिर्फ किताब पढ़ के वो मेडल तो लेके आ गया, ठीक है, बट उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं हो। यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है, ठीक है, कि जहाँ पर आप स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो बट उतनी सामने लाइक समझ लो अगर 2 लाख बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं बट सामने सिर्फ जॉब ही 20,000 लोगों की है, तो बाकी के लोग तो अनएम्प्लॉयड ही रह जाएंगे ना। क्लियर हुआ? तो दैट इज कंसिडर एज ए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बेरोजगार। डन? क्लियर हुआ बेटा? चलो नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मैंने लगातार तीनों पेपर में देखा था। मैंने कहा था ना आपको, मैंने 2022, 20 और 21 ये 3 थे, ठीक है, तीनों में मैंने ये चीज़ देखी। मतलब कि अब सारे के सारे नहीं पूछे थे, कोई भी 3 पूछे थे, तो इसके लिए मैंने आपको सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में दे दिए, ठीक है। अब आपके एग्जाम में कोई भी 3 पूछ सकते हैं, ओके। तो 3 मार्क में ये क्वेश्चन था, ऐसे तो गिव द फुल फॉर्म एंड वो जो साइन है, ठीक है, वो किस प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है, तो उस हिसाब से। तो फर्स्ट इज द ISI, ठीक है। ISI का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये 1947 में रेगुलेट हुआ था, जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जज करता है। सिंस 1986 अब इसको हम लोग BIS कहते हैं, मतलब कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इट्स अवार्ड ISI मार्क जो है अब बेसिकली टू द प्रोडक्ट्स दैट मीट द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब वो उन्हीं के ऊपर ही लगाया जाता है ISI मार्क जो बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड, मतलब बहुत फुल अच्छी क्वालिटी हो। जैसे कि मैं बोलूँ हेलमेट, तो पता है बीच में से आया था कि हेलमेट के लिए यू शुड परचेज ISI मार्क हेलमेट, क्योंकि ISI मार्क मतलब कि वो
उसने वो पूरा देखा होगा कि भाई कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बट इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है ना हेलमेट की, बंदा गिर भी जाए तो उसका सर नहीं फटेगा। ठीक है, दैट्स वाई गवर्नमेंट बार बार कहती है कि ISI मार्क वाला हेलमेट लो, ISI मार्क वाला। महंगा है कोई बात नहीं, ठीक है, 1000 रुपये का होगा, बट आपकी जान से तो कम ही है ना, आपकी जान ज़्यादा अच्छी। ओके, तो इस हिसाब से ये ISI मार्क जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वालिटी को जो मैच करता है ना, उसी के ऊपर लगाया जाता है। और BIS अलाउज द यूज ऑफ ISI मार्क ऑन, ओके, फिर BIS ने क्या बोला कि ISI मार्क किस पर, टेक्सटाइल, केमिकल, रबर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन सब पे लगाया जाएगा। फिर आता है एज मार्क। ओके, एज मार्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड ग्रेडिंग एंड मार्किंग। अब ये आप एग्रीकल्चर समझ गया ना, ठीक है, ये जो है ये ऑलमोस्ट फार्म, हॉर्टिकल्चर, एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही लगेगा। जैसे आप देखना, आपके अगर दूध की आप थैली देखते हो तो वो एनिमल प्रोडक्ट है तो वहाँ पे एग मार्क लग जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चावल और दाल ऐसा कुछ खरीदते हो मार्केट में जाकर तो देखना, ठीक है, वहाँ पे पीछे ये वाला मार्किंग लगा होता है। इनको किसने अवार्ड किया था? इट वॉज अवार्डेड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ द मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस, DMI, याद करना ये सारे फुल फॉर्म्स, विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लेंट्स। ठीक है, जहाँ पे वो क्वालिटी की बात बताएंगे। अब जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसके ऊपर BIS का मार्क लग जाएगा। ओके, BIS जैसे अभी डिस्कस किया हम लोगों ने किया कि ISI के BIS जो है वो ISI और एग मार्क दोनों को रेगुलेट करता है। अब उसके अलावा BSI का खुद का क्या है, तो खुद का वो प्योरिटी ऑफ गोल्ड अश्योर करता है। ठीक है, लाइक 916 इंडिकेट्स 22 कैरेट गोल्ड। आपने देखा होगा 916 के गोल्ड आते हैं जिसमें 91.6% गोल्ड है, बाकी का कॉपर या सिल्वर जो भी होता है। ठीक है, सो उसके साथ साथ ना BIS के साथ वहाँ पे हॉलमार्क भी लगा होता है, हॉलमार्क का लोगो लगा होता है। ठीक है, और ये आपको इंडिकेट करता है कि ये हॉलमार्क का लोगो आपको इंडिकेट करता है कि वो गहना, वो जो ज्वेलरी है वो कौन से ईयर में बनाई गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट FPO मार्क जो है वो फ्रूट जूसेस, जैम, ठीक है, केचप, स्क्वैशेस जो आते हैं ना वेजिटेबल्स, उन पे लगता है। वुल मार्क, वुल से मतलब वुलन प्रोडक्ट्स। MPO मार्क जो है वो कहाँ पे लगेगा? वो लगेगा मीट एंड द मटन प्रोडक्ट्स। ओके, HACCP इसका फुल फॉर्म है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, ये प्रोसेस्ड फूड्स पे, प्रोसेस्ड फूड्स समझ गए ना, ठीक है, जो ऑलरेडी रिफाइंड फूड्स होते हैं हमारे पास, उन पे लगाया जाता है। देन इको मार्क जो है वो सोप, डिटर्जेंट, पेपर, इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, लेदर, उन पे लगाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट, वाई इज चाइल्ड लेबर वेरी मच इन डिमांड। देखो, अब चाइल्ड लेबर डिमांड में इसके लिए होता है क्योंकि चीप होता है ना, बच्चे तो कहाँ इतना बेचारे, उनको पता ही नहीं है। उनको अगर अब बोलोगे भाई तू आ जा, हम तेरे को पूरे दिन के 50 रुपये देंगे तो वो तो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत चीप रहता है। द एम्प्लॉयर्स आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर वर्क। बच्चे से तुम जितना काम करवाना चाहोगे कम पैसे में काम करवा दोगे, क्योंकि उसको तो बेचारा पता ही नहीं, इनोसेंट होता है कि मुझे कितने काम में कितने पैसे मिलेंगे, उसको पता ही नहीं है। ओके, ये जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब बच्चा होता है तो उसको पता तो नहीं कि उसके हक में कितने कितने अधिकार हैं, तो उसको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक काम करवाएंगे और वो काम जो शायद उसकी कैटेगरी में भी नहीं आता वो सारे काम करवा लेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड प्रोफाइल उनका होता है। चाइल्ड लेबर इज अवेलेबल प्लेंटी, और हमारे हिंदुस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं ना, चाय की टपरी पर, ओके, नॉर्मली अगर आप देखो तो जो छोटे छोटे ठेले होते हैं वहाँ पे ना लड़कों जैसे छोटू इधर आ ना, ऐसे लड़कों को रख देते हैं बेचारों को। इलिटरेट और पुअर पेरेंट्स जो रूरल एरियाज में होते हैं वो अपने बच्चों को अपनी गरीबी को दूर करने के लिए और कुछ उनका ऐसा चल भाई थोड़ा पैसा लेके आएगा तो उसके लिए वो उनको दे देते हैं कम पैसों में भी। ओके, स्टेट द इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर चाइल्ड लेबर। क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजन्स है चाइल्ड लेबर के? देखिए, अब चिल्ड्रन की कंडीशन अंडर द लेबर इज़ वेरी एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, अब आप कभी बाहर गए, आपने देखा हो तो आपको ऐसे आपके वजह ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चा जब काम करता है, उनकी कंडीशन इतनी बैड होती है। अब आप सोचो बैड क्यों है? क्योंकि वो हमारी गवर्नेंस की वजह से। ठीक है, हमारा गवर्नेंस पुअर है और हमारे लॉज जो है वो इनइफेक्टिव है, इसकी वजह से उस बच्चे की ये हालत होती है। यही अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि जहाँ पे लोग जो है वो चाइल्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। पॉवर्टी, गरीबी तो है ही, इलिटरेसी है पेरेंट्स के अंदर, उनको पता ही नहीं कि स्कूल भेजना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो ना आज का देखते हैं, दूर का नहीं देखते हैं। अगर आप किसी गरीब को बोलो कि आपका बच्चा स्कूल भेजो, क्या करना है स्कूल भेज के, कोई मतलब तो है ही।
ठीक है, कौन सा हमारे घर पे कुछ पैसा वैसा होगा जो ये कमा पाएगा, लाइक वो ऐसे सोचते हैं। इसलिए जाएगा तो कुछ पैसे कमा के आएगा, तो वो अभी का सोचेगा, अभी 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 हमको पैसों की ज़रूरत है तो बच्चों को भेजो और पैसे लेके आएगा। ओके, यहाँ तो कई बार बहुत बड़ी फैमिलीज होती हैं तो पैसा पूरा नहीं पड़ता, फैमिली रिक्वायरमेंट्स हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अडल्ट, जो बड़े लोग हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दीज आर सम रीजन जहाँ पे बच्चों को ज़बरदस्ती दुखी हो के मजबूरन जो भी बोलो उनको चाइल्ड लेबर में जाना पड़ता है। समटाइम्स जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उनको बड़े बड़े सिटीज़ में काम के लिए लिटरली भेज देते हैं। ठीक है, तब तो फिर वहाँ पे तो फिर आपको पता ही है, उनको किडनैप करना, ठीक है, उन चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो जाता है, उनको बेच देते हैं। हंगर एंड शेल्टर फोर्सेस आर चिल्ड्रन टू एंटर द चाइल्ड लेबर। कई बार भूखमरी होती है, ठीक है, किसी के माँ बाप नहीं है तो क्या करेगा, तो वो इस तरह से काम करेगा। तो देयर आर मैनी लाइक रीजन जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बच्चा मजबूरी में मजदूरी करने लग जाता है। नेक्स्ट, स्टेट द एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू एबोलिश द चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 पेपर में पूछे गए थे, इसके लिए मैंने इन तीनों को एक साथ डाल दिया ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए उन्होंने बोला कि कोई भी बच्चा जो है वो 14 साल से कम की उम्र में किसी फैक्ट्री ऑक्यूपेशन कहीं पे भी वो काम नहीं करेगा। अगर कहीं दिख गया काम करते तो उस ऑनर के ऊपर लीगल एक्शन उठाया जाएगा। ओके, अ चाइल्ड कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड इन एनी वे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड और टीनेज। ठीक है, आप जब वो चाइल्डहुड है मतलब कि छोटा सा बच्चा है ना 10, 11, 8, 9 साल का, या टीनेज में है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। मतलब आप उसको अब ना उससे ऐसा काम नहीं करवा सकते हो जो उसके एज क्राइटेरिया में नहीं आता है। It was clarified that within 10 years of implementing the constitution, the government will have to arrange free education. ठीक है, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई हुआ था तब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर लिया कि 10 साल के अंदर अंदर हम लोग 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। क्योंकि फ्री होगा तो पेरेंट्स को दिक्कत आएगी नहीं, तो जब फ्री है तो दे देते हैं। अब आपको क्या पता कि उसके बावजूद पेरेंट्स नहीं भेज देते, पता है। फिर गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्टार्ट किया कि भाई दोपहर का खाना भी हम खिला देंगे, अभी तुम भेजो बच्चों को। तब जाके कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों को भेजना स्टार्ट किया था। इन दिस रिगार्ड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड अ लॉ इन 2009, ठीक है, जहाँ पे उनका ये था कि 6 to 14 ईयर्स तक हर एक बच्चे की एजुकेशन कंपलसरी है। ओके, और वो भी फ्री एजुकेशन। तो अगर आप भी कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे देख रहे हो कि कोई बच्चा काम कर रहा है और वो 14 साल से कम है, तो आप उस बच्चे से पूछ सकते हो भाई बच्चा तो पढ़ता है कि नहीं। ठीक है, नहीं तो ये आपकी एज ए सिटीजन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस बच्चे का स्कूल में एनरोलमेंट करवाओ, जो भी उसके आसपास का गवर्नमेंट स्कूल हो, आप उसको एनरोल करवाइए और इससे किसी का भला कीजिए। नेक्स्ट, राइट अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय आर्यभट्टा इन मैथमेटिक्स। ठीक है, आर्यभट्टा ने मैथमेटिक्स में क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हमको पता है आर्यभट्टा जी ने डिस्कवर किया था जीरो। ठीक है, जहाँ पे जीरो लिखने का, ठीक है, जीरो डिस्कवर था, बट जीरो फिगर्स के बाद 2 के बाद जीरो लगना, ठीक है, 4 के बाद जीरो लगना। तो ये जो फिगर्स के बाद जो जीरो डिस्कवर हुआ था वो किया था उन्होंने बाय द सेज नेम द द्रत समद। आर्यभट्टा को हम लोग फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, ओके, आर्यभट्टयम। ओके, आर्यभट्टयम, ये एच नहीं ए है। ओके, आर्यभट्टयम ना। इस किताब में उन्होंने बेसिकली पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई थी 3.14 या 22/7। उन्होंने ये भी कहा था कि जो पाई है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और इसको हम लोग एज एन इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने ये भी बताया कि अष्टंगा मेथड, ठीक है, एक मेथड बताई अष्टंगा, ओके। तो उन्होंने लाइक 8 कुछ मेथड का नाम होता है इसके अंदर, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बहुत इजी तरीके से निकालना उन्होंने बताया था, जिसको हम लोग ना वैदिक मैथ्स भी, अभी तो खैर हम इस चीज़ को वैदिक मैथ्स के तौर पे जानते हैं। ओके, आर्यभट्टा ऑल्सो रोट बुक्स लाइक दश गीतिका, ओके, आर्यभट्टयम। इन हिज बुक आर्य सिद्धांता, ओके, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के भी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स बताए। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि ही फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ द अर्थमेटिक ज्योमेट्री। मतलब इतना सारा कंट्रीब्यूशन आर्यभट्टा जी का था, फिर भी हमारे कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है उसमें कोई भी स्कॉलर है ही नहीं। तो ये क्या है, ये भी तो है स्कॉलर उस टाइम पे। चलिए, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर स्टाइल ऑफ ताजमहल। ये कुछ 2020 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था या 19। ओके, अब ताजमहल
ताजमहल इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना, आगरा में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ताजमहल आपको पता है कि 7 अजूबों में से एक ताजमहल है, और इसको हम लोग पूरे दुनिया भर का बेस्ट टॉम मानते हैं। जहाँ पर मुगल किंग शाहजहाँ, ठीक है, जो अकबर के ग्रैंड सन थे, ओके, कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी, उनकी जो वाइफ थी मुमताज महल, ठीक है, उनके नाम पे ये रखा गया था, इसके लिए उनको ताजमहल का नाम दिया गया। ताजमहल जिसको मकबरा कहते हैं, तो मुमताज महल का, शाहजहाँ स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड इन 1631 AD, और उनकी वाइफ की, ठीक है, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी 1630 AD में, और 1631 में उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, और तकरीबन 22 ईयर्स लग गए ताजमहल को कंप्लीट होने में। द कंस्ट्रक्शन गॉट ओवर इन 1653 AD। शाहजहाँ जी ने तो बहुत एक्सपर्ट लोगों को हायर किया था, ठीक है, और सिर्फ इंडिया से नहीं थे, इंडियंस भी थे, ईरानियन भी थे, अरेबियंस भी, टर्किश, यूरोपियन स्कल्पचर्स, मतलब देखा जाए दुनिया भर से उन्होंने आर्टिस्ट लोगों को बुलाया था। ओके, और उनकी ये दिली तमन्ना थी कि मुमताज महल जो है वो कैसा होना चाहिए, इमॉर्टल, सदाबहार। ओके, और जिसकी वजह से इसको फिर ना प्यार की निशानी का नाम दिया गया। बाय बिल्डिंग ताजमहल ही अचीव्ड फाइनली हिज विश। द ताजमहल इज स्प्रेड इन अ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप में है, नॉर्थ टू साउथ में। मुमताज का जो ग्रेव है, मतलब कि उनकी जो समाधि है वो बीच में है, वहाँ पे तो किसी को जाने देते ही नहीं है। द ग्रेव इज सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस, ठीक है, पूरा यूँ ऑक्टा मतलब कि 8 साइड से पूरा फेंसिंग किया हुआ है स्टोन्स का। अ ब्यूटीफुल सेइंग इज इंस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स आर्क सेइंग पायस हार्ट्स आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने लिखवाया था पायस मतलब शुद्ध, ठीक है, शुद्ध दिल जो होते हैं, ठीक है, मतलब शुद्ध आत्माएं जो हैं उनका स्वागत है जन्नत में, ऐसा। द आर्किटेक्चर ऑफ ताज ग्लोरीफाइज द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया विच इज़ द हाइएस्ट एपिटोम ऑफ मुगल, ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा एपिटोम जो है वो मुगल आर्किटेक्ट का ही था। द गार्नियर ऑफ द ताज अट्रैक्ट्स थाउजेंड ऑफ पीपल, ठीक है, न जाने कितने लोग ताजमहल की सुंदरता को दिखने आते हैं। देश के तो ठीक है, विदेश के बहुत सारे लोग आते हैं ना। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये तकरीबन 2 बार मैंने देखा इस क्वेश्चन को आए हुए, ठीक है, 19 में भी था और 22 और 21 में था, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है ऑलरेडी। सो पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव टर्म, ठीक है, आप पॉवर्टी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, यू कैन काउंट, ओके, इट्स वो देखने पता चलता है कि भाई ये देश गरीब है, ओके, तो जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ, जहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा लोवेस्ट लेवल जीते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली मैं ये कहूँ कि वो बस शायद अपना से रोटी निकाल पाते होंगे ना, बस आप रोटी खा लो उतना ही उनका बेसिक इनकम होगा, उससे ज़्यादा वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी शायद कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, तो उसको हम कहते हैं पॉवर्टी। ये सिचुएशन वो होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, खाना 3 टाइम का है तो शायद 1 टाइम का खा पाएंगे, कपड़े क्लोथिंग जो है वो साल में 1 बार लिया तो ले लिया, ठीक है, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इस पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, तो दोज पीपल आर नोन एज अ पुअर पीपल। कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है कि इनएबिलिटी टू गेट 2 मील्स अ डे, ठीक है, एक दिन में अगर वो 2 मील भी नहीं कमा पाएँ तो इसका मतलब कि वो बहुत गरीब हैं। ओके, उनके पास स्पेसिफिकली ड्वेलिंग मतलब कि कोई छत नहीं है, ठीक है, वो स्लम एरियाज में रहते हैं जहाँ पे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं वहाँ पर, ठीक है, उनके पास अपने रोज़ाना खर्चा निकालने का भी उतना इनकम नहीं है कि वो रोज़ाना अपना खर्चा निकाल पाएँ। अब सीधी बात, ज़्यादातर वो इलिटरेट ही होते हैं। ओके, उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी कम होती है। अगर हम ये कहें कि नेशनल एवरेज अगर हम कहें कि इंसान जो है समझो 70 ईयर्स तक जीता हो, ठीक है, तो वो 50 में ही मर जाते होंगे, मतलब उनकी लाइफ को कितना देखो ना, खुद सोचो, एक तो स्लम एरिया में रहना, गंदगी होगी तो मच्छर वगैरह आएंगे, बीमारी होगी तो उसमें वो मर जाने वाले हैं, ठीक है, वो तो चीज़ रहनी है। प्लस कुपोषण तो होगा ही, जब वो अपना खाने नहीं निकाल पा रहे मतलब कि न्यूट्रिशन तो होगा नहीं, तो इम्यून सिस्टम उनका वीक होगा। बस समझ आ रही, तो साइड की सारी पॉइंट्स कनेक्टेड है आपस में। हाई दैट रेट ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, स्टार्वेशन समझा दिया मैंने। ओके, लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड वो होता ही नहीं है। चाइल्ड लेबर जो है वो फोर्सफुली बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। नेक्स्ट, इन वॉट डिफरेंट वेज इज अ कंज्यूमर एक्सप्लॉइट, ठीक है, क्या क्या तरीके हैं जहाँ पे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है। देखो, अब सबसे पहले कि जो वजन किया है, ठीक है, उससे कम जो प्रिंटेड है उससे कम उसको चीज़ मिल रही है, दैट इज अ एक्सप्लॉइटेशन। अब ये पहले बहुत होता था, अपनी मम्मी उनके पूछना आपको पता चलेगा
कि जब वो आटा पिसवाने जाते थे ना, ठीक है, तो नीचे की तरफ कुछ ऐसा चिंपक रख देने का, ये रख देने का, तो वो आटा जो लाइक ऑलमोस्ट तो स्टील और आयरन जैसा ही वो उनका एल्यूमिनियम होता तो चिपक जाता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ है तो उसका वजन, ठीक है, मतलब कि अगर वो 1 किलो आटा कह रही है कि हमको चाहिए या 10 किलो, तो 10 किलो में उनको 9 किलो मिलेगा, 1 किलो जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन होता है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन है। पहले ये चीज़ें बहुत होती थी। प्रोवाइडिंग स्लाइटली डिफेक्टिव और फेक कमोडिटी, ठीक है, या तो फेक ले लो, मतलब दे देते थे नकली, आजकल तो नकली आपको पता ही चलता ही है, ठीक है। ओवर प्राइसिंग, जब उस चीज़ की कोई भी चीज़ की कीमत इतनी है ही नहीं जितनी वो मांग रहा हो, तो दैट इज़ ओवर प्राइसिंग, ठीक है, क्योंकि डिमांड में इसके तुम प्राइस ज़्यादा कर दोगे क्या, ओके, तो वो एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। प्रोवाइडिंग अडल्ट्रेटेड गुड्स, अडल्ट्रेटेड इसका मतलब कि मिलावटी चीज़ें देना, ठीक है। अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा, आपने कोई चीज़ खरीदी और आपको उसका कोई सर्विस लाइक आफ्टर सेल कोई सर्विस नहीं मिल रहा है, जो कंपनी का रूल होता है उनकी, उसमें आता है कि आप लोगों की आप उनको सर्विस देनी है, अगर वो नहीं दे रहा है तो वो भी एक्सप्लॉइटेशन हो, क्योंकि आपसे पैसे तो ले लिए उन लोगों ने, अपनी गाड़ी खरीदी, आपने कुछ भी खरीदा, आपने पैसे तो दे दिए, अब वो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रही है। बिजनेसेस के अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, मोबाइल सर्विसेज, फ़ोन, ठीक है, ये सारी जो होती है जहाँ पे कस्टमर इज लर्ड बाय द अट्रैक्टिव, ठीक है, अब कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है उनको अट्रैक्टिव स्कीम देकर, ठीक है, बट वो सारी फॉल्स होती है और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। फिर मैनी अ टाइम अनअवेयर कस्टमर्स गेट चीटेड, ठीक है, बेचारे जो बोले वाले कस्टमर होते हैं वो उनको चीट किया जाता है। समटाइम्स द सेलर्स क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और डू नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कई बार तो ऐसा होता है ना कि लाइक लगता है कि अरे यार ये चीज़ तो बहुत बूम में चल रही है, अभी हम दिखा रहे हैं कि भाई ख़त्म हो गया, ठीक है, स्टॉक ही ख़त्म हो गया, और स्टॉक ख़त्म हो गया, ठीक है, अब क्या करें, ज़रूरत है, तो उसके बाद वो लोग उसको ज़्यादा दाम में बेचेंगे। तो कोविड में ऐसा चीज़ बहुत हुआ था, जैसे कि टोबैको हो जाता है, सिगरेट हो जाता है, तो उसके लिए लोग जो थे वो मतलब नॉर्मल अगर शायद मुझे लाइक 50 रुपये में उनको बिकता हो तो वो वहाँ पे वो लोग 250-300 रुपये दे रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और लोग एक्सप्लॉइट हो भी रहे थे, उनको पता भी था हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज करप्शन एक्सप्लेन, करप्शन क्या होता है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार करप्शन जो होता है बेसिकली पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आप पब्लिक चीज़ों का, ठीक है, मिसयूज करते हो, उसको हम कहते हैं करप्शन। द मिसयूज ऑफ पब्लिक पोजीशन फॉर द पर्सनल बेनिफिट, खुद के लिए अगर हम लोग सोसाइटी का, ठीक है, कुछ भी चीज़ का मिसयूज करते हैं। अब इससे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि वो लोग, ठीक है, मिसयूज वही करते हैं जिनके पास स्टेटस होता है, पावर होता है, पैसा है, पावर है, पुलिस आगे पीछे घूम रही है, ठीक है, सब कुछ आप अपने हाथ में है, तो तुम आराम से करप्शन कर सकते हो, जिसको ब्लैक मनी के साथ कहते हैं। ओके, इन द एक्ट ऑफ करप्शन जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बेईमानी से कोई ना कोई ऐसा काम कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो पैसा वैसा देकर ऑफर करके वो चीज़ अपने नाम पे कर लेंगे। लाइक किसी को ज़मीन चाहिए तो पैसा ज़्यादा देकर वो ज़मीन अपने नाम पे कर दी, ठीक है। अब वो पता है कि भाई ये ज़मीन जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर ज़मीन है, और उस ज़मीन को हम के ऊपर अगर हम लोग लाइक गवर्नमेंट का रूल क्या होता है बेटा कि अगर कोई ज़मीन एग्रीकल्चरल है तो आप वहाँ पे मकान नहीं बना सकते हो, तो वो क्या करेंगे, पैसा देकर, ठीक है, 50 लाख 20 लाख रुपये देकर क्या कर लेंगे, वो एग्रीकल्चर ज़मीन को बता देंगे कि ये बैरन ज़मीन है, बंजर, और उसके ऊपर मकान बना दो, ठीक है। तो दैट इज़ द करप्शन, ठीक है, ऐसा होता है। सो दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेकिंग एंड गिविंग मनी, गिफ्ट्स के तौर पे आता है ना, कार लेके दे दिया, तो ये करप्शन ही होता है, ठीक है। प्रेजेंट्स किसी को देना, लाइक कॉस्टली ऑर्नामेंट्स देना, किसी को होता है ना भाई, अरे आपकी बीवी के लिए तो हम ले गए डायमंड का चेन, मतलब वो बंदा जो वो जिसको जग मार गया उसका काम करना ही पड़ेगा कि उसकी बीवी को उसे डायमंड का नेकलेस दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस हिसाब से बेसिकली हम लोग कहते हैं कि करप्शन होता है। नेक्स्ट, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ करप्शन ऑन द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में करप्शन का क्या इम्पैक्ट आता है। तो लाइक वी नो कि करप्शन जो है वहाँ पे मॉरल वैल्यूज नहीं रहेंगी ना, आप किसी को पैसे दे रहे हो डिसऑनेस्ट काम करने के लिए, इलीगल काम करने के लिए, तो मॉरल वैल्यूज तो आपके अंदर है ही नहीं, या किसी भी इंसान के अंदर नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाती है। ब्लैक मनी आपको पता है विच इज़ अ मेजर हिंड्रेंस, ये काला पैसा, काला धन आएगा तो सरकार को पता ही नहीं कितना धन एक इंडिया में है, ठीक है, जो वाइट मनी लाइक उसको पता ही नहीं है, तो उस हिसाब से बेचारा खुद को एक गरीब देश मानेगा, बट देखा जाए पैसा तो बहुत है, ठीक है। ट्रस्ट ऑफ ऑनेस्ट पीपल ऑन स्टेट लॉ, अब जो बेचारे ऑनेस्ट लोग हैं उनका ट्रस्ट जो है वो लॉ से, जुडिशियल से, गवर्नमेंट से उठ जाएगा, ठीक है, और फ्रस्ट्रेट होकर वो कोई ना कोई ऐसा काम कर लेंगे जो इलीगल होगा, ठीक है। और उन लोगों के साथ बेसिकली इनजस्टिस हो जाता है, और जो बेचारे कम पावर वाले लोग होते हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, उन्हीं के ह्यूमन राइट्स का
ना बेसिकली वायलेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन रिबेलियंस एंड टेररिज्म, ये भी 2 बार पूछा गया है पेपर में, दोनों कंसेक्यूटिव, एक तो मार्च अप्रैल में पूछा गया था 2022 में, और एक जुलाई वाले में भी पूछा गया था। ये दो मैंने देखे इसके भी क्वेश्चंस। चलो, रिबेलियन और टेररिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत हल्की सी लाइन होती है रिबेलियन के अंदर और टेररिज्म में, बहुत पतली सी लाइन होती है। देखो, टेररिज्म का मतलब क्या होता है? टेररिस्ट जो टेरर फैलाते हैं, ठीक है, टेरर मतलब कि लोगों के अंदर डर फैलाना, ओके, उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम, मतलब उनको जाके मार देना, ये करना, ठीक है, और वो यहाँ के लोग होते ही नहीं है, ठीक है, टेररिस्ट यहाँ के लोग नहीं होते, वो कहीं किसी न किसी संगठन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, जो बददिमागी होते हैं, और उनके साथ आके वो लोगों को डराते हैं, और कोई ना कोई डिमांड, सरकार से हमको कोई ना कोई डिमांड फुलफिल करनी होती है, लाइक इसको छोड़ दो या इतने अपने हमको हथियार दे दो, वॉट एवर, ठीक है, कोई ना कोई डिमांड होती है, तो डिमांड के लिए वो लोगों को थोड़ी हत्या कर लेते हैं, ठीक है, मार देते हैं उनको, और ताकि सरकार डर जाए और सरकार उनकी मांगे पूरी करे। बट रिबेलियंस क्या होता है? देखो, रिबेलियंस का मतलब बगावती, ठीक है, बगावती इसका मतलब क्या होता है कि उनको सरकार से तकलीफ है, ठीक है, उनको सरकार से, उनको ऐसा था कि कुछ ना कुछ लाइक उनके हित में जो चीज़ आनी चाहिए और वो नहीं आई, तो वो रिबेल करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो जैसे अभी बीच में एक अग्निपथ का कोई परीक्षा आई थी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि लाइक हम लोग जो है ना 17 से 25 साल के लोगों को ही आर्मी में भर्ती करेंगे, फिर 25 साल के बाद हम निकाल देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ सरकार ने कहा था, जिसपे लोग बगावती हो गए, बोले कि 25 साल के आप उनको निकाल दो, 25 ईयर्स के जब हम वो पहुँच जाएंगे उनको निकाल देंगे, उसके बाद तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी तो वहाँ उसके बाद शुरू होती, तो उसके बाद वो करेंगे क्या, ठीक है, ये चीज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने बगावत करना शुरू किया था, उसको हम कहते हैं रिबेलियंस, रिबेल। मीनिंग समझ आई? ओके, बेसिक समझ आया मीनिंग का? ओके, सो बस ठीक है, तो इस तरीके से रीड करें ना, और तो कुछ है नहीं, इजी है। ओके, वास्तुशास्त्र जो है दैट इज़ अ साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, ठीक है। अब आपको पता है कि इंडिया, या हम ये कहें कि हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वास्तुशास्त्र में, ठीक है, और ये कहा जाता है कि हमारा नॉलेज पूरी दुनिया भर में लोगों ने इसको अपनाया था। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया वास्तुशास्त्र के अंदर। वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल के हिसाब से ये है कि आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आप मंदिर कैसे बनाओ, किस डायरेक्शन में बनाओ। जैसे हम कहते हैं ना, मंदिर जो वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए कि सूरज की पहली किरण उनके मंदिर के उसमें पड़नी चाहिए, ठीक है, बाथरूम में जगह होना चाहिए, किचन यहाँ पे होना चाहिए। तो हम हर एक चीज़ जो है वो उस जगह का पर्टिकुलर प्लेस देखकर, ठीक है, वास्तु देख के किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वास्तुशास्त्र। ओके, देन लेटर इन द 15th सेंचुरी फिर राणा कुंभा मेवाड़, उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए थे वास्तुशास्त्र के अंदर और उनको थोड़ा रिवाइव किया था। एज पर द ट्रेडिशनल बिलीव विश्वकर्मा इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट आर्किटेक्ट गॉड, ये माना जाता है, और उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने हर एक सेक्शन के अंदर काफ़ी लाइक लोकेशन, शेप, स्ट्रक्चर, प्लानिंग ऑफ थिंग्स, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि बेडरूम का होना चाहिए, ओके, लिविंग रूम का होना चाहिए, हर एक चीज़। अब धीरे धीरे देखो टाइम बदलता जा रहा है, तो वास्तुशास्त्र में बदलाव तो आते जाएंगे, स्टडी और ज़्यादा डीप होती जाएगी, तो लोगों का नॉलेज गेन होता जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से इसको हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। पहले एक सुपरस्टिशियस फॉर्म में था, अब इसको साइंस के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द टोटल नंबर ऑफ सेंचुरीज नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन गुजरात, ठीक है। अब इंडिया गुजरात में लाइक सेंचुरीज इंडिया में 531 है, तो गुजरात में 23, इसको लर्न कर लेना। ओके, गिव डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, ठीक है। अब खरीफ, एक्चुअली तो खरीफ और रबी पूछा था, पर मैंने इसके अंदर जैड वाला भी दे दिया, अगर ऐसा कुछ पूछ जाए। काफ़ी खरीफ और रबी 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। ओके, सो अब खरीफ मतलब मानसून क्रॉप, रबी मतलब विंटर, और जैद मतलब समर क्रॉप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो क्रॉप रेनी सीजन ग्रो करते हैं खरीफ, इनका सीजन होता है जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का, ठीक है। एग्जाम्पल पैडी, मेज वगैरह वो आ गए। रबी क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, इनका टाइम अक्टूबर नवंबर के आसपास से मार्च अप्रैल तक रहता है, जैसे अभी जो चल रहा है ना, अब मार्च तक खत्म है, होली है ना, होली के बाद खत्म हो जाता है। होली इज़ द लास्ट फेस्टिवल जो हम लोग क्रॉप्स, वीट, स्पेशली वीट के लिए किया जाता है, पोंगल, होली एंड मेनी मोर थिंग्स। जैद जो है वो समर के दौरान, ये मार्च टू जून में आएगा। इसके अंदर अब इसके अंदर ज़्यादा वेजिटेबल नहीं होते, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारी चीज़ें आती जो पानी के कंटेंट लेके आती हैं। नाउ नेक्स्ट,
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड स्टेट व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। ठीक है, नेचुरल हेरिटेज क्या है और इससे क्या क्या बनता है, ये भी मैंने 2 पेपर्स में देखा था, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। सो नेचुरल हेरिटेज का मतलब कि द सम ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसका फ्लोरा फौना आ जाएगा, मतलब प्लांट्स एनिमल्स इकोसिस्टम आ गए, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, इंडियाज नेचुरल हेरिटेज इज़ यूनिक। आपको पता है कि हमारा नेचुरल हेरिटेज बहुत यूनिक है। ठीक है, सबसे विभिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ है। आप देखा जाए इंडिया के साथ सब कुछ मिलेगा, पानी मिलेगा, माउंटेन मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा, एनिमल्स मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, ह्यूमन बींग्स मिलेंगे, ओशियन, सी, रिवर, लैंड, सब कुछ मिल रहा है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। ओके, यही नेचुरल हेरिटेज जो होता है वो हमें खाना देता है, पानी देता है, फ्रेश एयर देता है, रहने का घर भी देता है। ठीक है, सिंस एशियन टाइम्स वी ट्रीट नेचर विथ रेस्पेक्ट, जैसे आयरन में देखा था ना कि हम लोग वर्शिप करते थे इनको, उसी तरीके से पंचतंत्र और झटाका टेल्स की कुछ स्टोरी है जिसमें नेचर के काफ़ी करीब ना कहानियाँ होती जो नानी वगैरह सुनाती थी पहले तो बहुत। ओके, जैसे एक राजा होता था, एक भालू था, ऐसे करके ना, तो वो जंगल वाली कहानियाँ सुनाते थे। ओके, बेसिकली हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर भी आपको नेचुरल हेरिटेज का लाइक पूरा वो दिखता है, जहाँ पे हम लोग लाइक प्रहार के तौर पे गाने होते हैं ना, सुबह होता है, जैसे पहले सन रेज निकलती हैं, फिर दोपहर का टाइम, दोपहर मतलब दोपहर। ठीक है, दोपहर हम बोलते हैं ना, ठीक है, नून को तो दोपहर। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, ये भी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हमें नेचर से मिलते हैं। ओके, एलोवेरा लगा दो, कहीं भी जल गया है तो तुलसी खा लो। ठीक है, अदरक का जूस पी लो, सर्दी खत्म हो जाएगी। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हमें नेचुरल हेरिटेज से मिले हैं। नेक्स्ट, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। देखो, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे। यहाँ पे जैसे फ्लड कंट्रोल होना, ठीक है, सॉइल इरोजन से बचाव करना, पानी ड्रिंकिंग और इरिगेशन दोनों के लिए अवेलेबल करवाना, ठीक है, इंडस्ट्रीज करना ताकि एम्प्लॉयमेंट आ पाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, मेंशन द यूटिलिटी ऑफ क्रॉप की यूटिलिटी। अब कॉपर जो है वो प्रिमिटिव टाइम से, मतलब पुराने समय से बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। देखो, एक तो मिट्टी के बर्तन आते थे, जैसे कॉपर के बर्तन आते थे, बहुत पहले से आते थे। ठीक है, बेसिकली हम ये कहें तो फर्स्ट मेटल जो है वो कॉपर से ही बना हुआ था। अगर आप कोई पुरानी पिक्चर देखो ना, बाहुबली आपने देखी होगी, तो उसके अंदर भी जो वो बर्तन और जो ग्लास पीते हैं पानी वानी के लिए, किसी के लिए भी, तो वो कॉपर का बनाया होता था। ठीक है, ब्रास कॉपर इससे होता था। कॉपर के अंदर मिक्सिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है दूसरे मेटल्स के साथ। इसके लिए कई बार तो उनको दूसरे लैक्टिन के साथ आप मिक्स कर लो तो आपको टंग बेल मिल जाती है। ठीक है, कॉपर का आप जिंक के साथ मिक्स कर लो तो ब्रास बन जाती है। मैंने कहा ब्रास से बना होता था। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉपर की बात करते हैं तो कंडक्टर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग उसको। इसके लिए वायर्स, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इन सब में कॉपर का यूज़ होता है। एयर कंडीशनर वगैरह में कॉयल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉपर इज ऑल्सो यूज इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने की दवाई के लिए यूज़ करते हैं। एक्सप्लोसिव, कलर ग्लास, प्रिंटिंग में, सब में। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से कॉपर मिलता है? तो सबसे ज़्यादा झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके अलावा सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नागालैंड, ऐसे यहाँ पे आपको कॉपर के अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है।